प्यारे बच्चों, अभी तक हमने वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों के बारे में पढ़ा है, जिसमें मुख्य रूप से हमने प्रौद्योगिकी और उदारीकरण के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की काफी अहम भूमिका रही है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में किया गया निवेश इन कंपनियों के लिए काफी लाभप्रद भी रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश किन क्षेत्रों में किया? मुख्य रूप से सेल फोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ, बैंकिंग और जंक फूड इत्यादि। और इन क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश काफी लाभप्रद भी रहा। इन उत्पादों के खरीदार ज्यादातर शहरी इलाकों में संपन्न लोग रहे हैं। संपन्न का अर्थ है बच्चों अमीर लोग। आइए इन वैश्वीकरण के प्रभाव को अलग अलग दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रभाव पढ़ेंगे। अनुकूल बच्चों फेवरेबल और प्रतिकूल अनफेवरेबल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कि भारतीय उपभोक्ताओं को वैश्वीकरण का क्या फायदा हुआ। बच्चों, वस्तुओं के ज्यादा विकल्प भारतीय उपभोक्ताओं के सामने आए और विभिन्न कंपनियों की प्रतिस्पर्धाओं के कारण वस्तुओं की कीमतें कम हो गई। आप देख सकते हैं कि आज कार खरीदना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सपना नहीं रह गया है। हर घर में फ्लैट टीवी देखने को मिल जाएंगे, मोबाइल फोन्स इत्यादि। ये सभी वस्तुएं आज मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच में है। क्यों है? क्योंकि वैश्वीकरण है और वस्तुओं की कीमतें कम हो गई हैं प्रतिस्पर्धा के चलते। लोगों का जो जीवन स्तर है वो अपेक्षाकृत उच्च हुआ है। दूसरा बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के अनुकूल प्रभाव हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रोजगार उत्पन्न हुए हैं। कैसे? कॉल सेंटर्स खुले भारत में, जिसकी वजह से भारतीय शिक्षित युवाओं ने विश्व में अपनी सेवाएं देनी शुरू की है। दूसरा बच्चों, निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उद्योग स्थापित किए और इन उद्योगों से तैयार माल को विदेशों में बेचना शुरू कर दिया, जिससे भारत के निर्यात में वृद्धि हुई। उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण हुए आर्थिक सुधारों के चलते राजकोषीय घाटे में कमी आई है, आर्थिक वृद्धि दर बढ़ी है और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। 1991 में शुरू की गई उदारीकरण की नीति का मुख्य उद्देश्य भी आर्थिक सुधार था। बच्चों, भारतीय सरकार इन सुधारों से उत्साहित होकर और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र या SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं बच्चों जहां उद्योग लगाने पर विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क और परिवहन इत्यादि। और उद्योग लगाने के आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं लगाया जाता। इसी के साथ साथ बच्चों, श्रम कानूनों में लचीलापन, काम के हिसाब से श्रमिकों को रोजगार देना। बच्चों, जब तक कंपनी के मालिक को उत्पादन के लिए श्रमिकों की जरूरत है, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये श्रम कानूनों में लचीलापन कहलाता है। वैश्वीकरण का भारत में निजी उद्योगों पर क्या अनुकूल प्रभाव रहा? बच्चों, सबसे पहले स्थानीय कंपनियां यानी भारत की जो कंपनियां हैं वो समृद्ध हुई। कैसे? एक उदाहरण से इसे समझते हैं बच्चों, मारुति सुजुकी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और भारत की एक स्थानीय कंपनी सोना स्टीयरिंग मारुति सुजुकी के लिए हैंडलों का निर्माण करती है। मारुति सुजुकी जितने कार बेचेगी उतने ही सोना कंपनी के कार स्टीयरिंग बिकेंगे। इस तरह एक बड़ी कंपनी को कच्चा माल प्रदान करने वाली छोटी कंपनी भी समृद्ध हो जाती है। बच्चों, कार निर्माता के लिए स्टीयरिंग एक कच्चा माल है। अब आप समझ गए होंगे कि स्थानीय कंपनियां किस तरह समृद्ध हो रही हैं।
दूसरा बच्चों, भारत की जो शीर्ष कंपनियां हैं, शीर्ष का मतलब है जो उच्च स्तरीय कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको क्या फायदा हो रहा है? बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय शीर्ष कंपनियों ने नवीनतम तकनीक और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और इसी के साथ साथ अपने उत्पादन गुणवत्ता में सुधार भी किया। इन्हीं प्रयासों से भारतीय कंपनियां काफी उत्पाद बेचने लगी और इन कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी करनी पड़ी ताकि ग्राहकों की जो मांग है वो समय पर पूरी की जा सके। भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी बनी, जैसे टाटा मोटर्स, इंफोसिस, जेनडेक्सी, एशियन पेंट्स व रिलायंस। इस दौरान सबसे ज्यादा प्रगति सेवा क्षेत्र में यानी तृतीयक क्षेत्र में देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ये सेवाएं न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी सस्ते दामों पर उपलब्ध होने लगी, जैसे कॉल सेंटर्स, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग और डाटा एंट्री इत्यादि। बच्चों, संक्षेप में एक बार फिर से देखिए कि वैश्वीकरण की वजह से उपभोक्ता, भारतीय अर्थव्यवस्था, निजी उद्योगों में स्थानीय कंपनियों और शीर्ष भारतीय कंपनियों और सेवा क्षेत्र में वैश्वीकरण के क्या अनुकूल प्रभाव रहे। वैश्वीकरण के प्रतिकूल या अनफेवरेबल इफेक्ट्स पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले प्रतिस्पर्धा छोटे उत्पादकों के लिए बड़ी चुनौती। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? क्योंकि वैश्वीकरण ने छोटे उत्पादकों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। बड़ी कंपनियां अपने पैसे के दम पर कम दाम पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हैं और छोटे उत्पादक ऐसा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये छोटे उत्पादक प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कई उत्पादक इकाइयां या उद्योग बंद हो गए और श्रमिक बेरोजगार हो गए। वहीं श्रमिकों को भी वैश्वीकरण की वजह से प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजरना पड़ा बच्चों। कैसे? बड़ी कंपनियां अपने उत्पादन पर लागत कम करने के लिए श्रमिकों को कम से कम वेतन देकर ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करवाकर उत्पादन बढ़ाना चाहती हैं और वे श्रमिकों को तभी तक रोजगार देती हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है, यानी रोजगार की जो सुनिश्चितता थी वो खत्म हो गई है। इसी के साथ बच्चों, हथकरघा उद्योग भी इस प्रतिस्पर्धा की मार को झेल रहा है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मशीनों द्वारा तैयार माल हाथ से बनाए गए माल से सस्ता है और इसी दौरान बेरोजगारी भी बढ़ गई है, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज्यादा से ज्यादा काम मशीनों से लेती हैं और हमें पता है कि मशीन बिना थके इंसान से कहीं ज्यादा काम कर सकती है। वहीं वैश्वीकरण के कारण आई समृद्धि केवल संपन्न लोगों तक ही सीमित रह गई है। संपन्न क्या है बच्चों? अमीर लोगों तक ही इसका जो है लाभ पहुंचा है, जिसकी वजह से अमीर और गरीब लोगों के बीच फासले बढ़ते जा रहे हैं और संसाधनों पर अमीर लोगों का अधिकार होता जा रहा है। बच्चों, हमने वैश्वीकरण के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पढ़े। अब विश्व सत्र में वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने में WTO की क्या भूमिका रही, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, WTO क्या है? विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अवरोध का मतलब है बच्चों बाधा या प्रतिबंधों को दूर करना। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई और 164 देश इसके सदस्य देश हैं। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य देखिए बच्चों, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा है व्यापार बाधाओं को कम करना ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। विभिन्न देशों की सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे व्यापार बाधाओं या अवरोधों को समाप्त कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना और विश्व के संसाधनों का सदुपयोग करना, जिससे लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। ऐसा ना हो कि सिर्फ मुनाफा कमाने के चक्कर में हम इतना दोहन कर लें पर्यावरण का कि वह सुरक्षित ना बचे। हमने विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य देखे बच्चों। विश्व व्यापार संगठन को लेकर प्राय वाद विवाद भी रहता है। ऐसा माना जाता है कि विकसित देश अपने फायदे के लिए WTO के माध्यम से
विकासशील देशों पर नियम थोपते हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं बच्चों। WTO किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी या आर्थिक सहायता या रियायत कह सकते हैं इसे। तो WTO किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को कम करने की पैरवी करता है और विकासशील देशों पर दबाव बनाता है। वहीं विकसित देश नियमों की आड़ में इस रियायत को बरकरार रखे हुए हैं, जिससे विकासशील देश कृषि में वैश्वीकरण की मार झेल रहे हैं। बच्चों आइए समझते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। देखिए, विकसित देश का किसान और विकासशील देश का किसान, किसी देश का नाम नहीं लिया जा रहा, हमें विकसित और विकासशील देशों के बीच वैश्वीकरण की जो वाद विवाद की जो प्रक्रिया चल रही है उसे समझना है। विकासशील देश के किसान के लिए 1 क्विंटल गेहूं की जो लागत है वो 1000 रुपए है और विकसित देश के लिए भी 1 क्विंटल गेहूं की लागत 1000 रुपए है। वहीं फर्क कहाँ है? सब्सिडी विकासशील देश के किसान को 100 रुपए दे रही है सरकार और विकसित देश के किसान को 200 रुपए। अब नई लागत विकासशील देश के किसान के लिए 900 रुपए और विकसित देश के किसान के लिए 800 रुपए हो जाती है। अब अगर यह विकसित देश का किसान निर्यात भी करता है अपने गेहूं का दूसरे देशों में, तो उसके गेहूं की कीमत हो जाएगी 860 रुपए। यानी दोनों की लागत सेम होने के बावजूद विकासशील देश के किसान का जो गेहूं है अपने ही देश में लोग नहीं खरीदेंगे और धीरे धीरे कृषि अर्थव्यवस्था इसी वजह से वैश्वीकरण की मार झेल रही है। बच्चों, वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए नियमों को समान रूप से लागू करना होगा, तभी वैश्वीकरण के लाभ में सभी की हिस्सेदारी हो सकेगी। बच्चों, आज हमने भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में पढ़ा और WTO के बारे में जाना। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।